Good morning, everyone. Am I audible? Okay. Okay. So, Hanji, first of all, as we decided in our last class कि एक कोई project उठाएंगे and we'll do an end-to-end process flow into the class. So, have you decided which project will you work upon when we are done with all the topics and everything? So, lastly, uh, so process flow end to end ताकि A to Z सब चीज़ cover हो जाए. So have you decided which data are you going to work upon? हाँ जी, नवीन, अनुषा एंड सौरभ. डिस्कशन हुआ जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि विल बी वर्किंग अपॉन अ डेटा सेट एंड टू एंड व्हेन ऑल ऑफ द टॉपिक्स विल बी कवर्ड. तो एक प्रोजेक्ट करेंगे एंड टू एंड. जो भी मैंने डेटा सेट शेयर किया उनमें से कोई भी डेटा यू विल पिक अप. सो डिड यू डिसाइड? Okay. Okay, you haven't decided yet. Okay. ओके, फिर एक काम करते हैं. लेट टुडे इज सैटरडे. बाय ट्यूसडे आई विल सेंड यू अ मेल. तो अलोंग विद द डेटा, अगर वो पहले से होगा वेल एंड फाइन, नहीं होगा तो आई सेंड इट अगेन विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. तो वो यू पिक ऑल ऑफ यू पिक दैट डेटा एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग. ठीक है, बाय ट्यूसडे आई विल सेंड इट. ठीक है, ओके. तो कोई कंफ्यूजन? सौरभ, आर यू ऑल्सो ओके? सो एनी कंफ्यूजन डू यू हैव इन एनी ऑफ द टॉपिक? पाइपलाइनिंग आप सब कर पा रहे थे? पाइपलाइनिंग, कनेक्टिविटी. ओके ओके अनुषा. ओके, यू कैन टर्न ऑन योर माइक क्योंकि अभी हम सिर्फ ना 3 to 4 ओनली आर हियर. तो वी कैन टर्न ऑन योर माइक, आपको टाइप ना करना पड़े. सो दैट यू जस्ट टर्न ऑन योर माइक एंड से if you have any questions or something. तो नवीन एंड सौरभ, आर यू क्लियर विद ऑल द टॉपिक्स? पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? सौरभ? ओके, लेट अनुषा ऑल्सो ज्वाइन. फिर हम पीसीए शुरू करेंगे. देयर इज नेटवर्क इशू विद नेटवर्क इशू इज गोइंग ऑन, तो शी इज रीजॉइनिंग. ओके, ठीक है. अनुषा, वर यू एबल टू इम्प्लीमेंट पाइपलाइनिंग along with grid search? Were you able to do pipelining? Okay. Okay. अच्छा, लिसन, वी हैव अ डेटा ना, बिग मार्ट सेल्स. मैंने आपसे डेटा शेयर किया हुआ है बिग मार्ट सेल्स का ऑलरेडी, जिसमें यू हैव टू डू द प्रोडिक्शन फॉर एवरी स्टोर, राइट? तो उस वी विल टेक दैट एज अ प्रोजेक्ट. बिग मार्ट सेल्स में द डेटा इज ऑल्सो लेंदी, मिसिंग वैल्यूज भी हैं उसमें एंड कैटेगोरिकल डेटा भी है. सो टेक दैट डेटा बिग मार्ट सेल्स एंड विल बी वर्किंग ऑन दैट. ठीक है अनुषा एंड सौरभ एज वेल. बिग मार्ट सेल्स. Onto that case, you have to make store-wise prediction. Acha, you have already done, Anusha. Okay. You have used random forest and linear regression. Okay. So what? So have you done item-wise prediction or store-wise prediction, Anusha? For regression, random forest है,
लीनियर रिग्रेशन है, यू कैन यूज KNN ऑल्सो एज अ रिग्रेसर, KNN भी हो सकता है रिग्रेसर के लिए. सो ओनली दीज एल्गोरिथम्स आर देयर. बाकी SVM भी ऑल्सो डज सॉल्व रिग्रेशन प्रॉब्लम, बट SVM को हम बड़े डेटा पे यूज नहीं करते because it will be very slow in that case. So for regression, you have option is linear regression, random forest, and KNN. So regression के लिए you have these options with you. Yeah, you can use KNN as well. और but decision tree is a weak algorithm. तो decision tree वैसे use नहीं करते हैं. तो simply linear regression, random forest, और KNN regressor. Yeah. Okay, you have done item wise prediction. Chalo, if you have done, then we'll not be taking that one. Okay, then let me see, and by Tuesday I'll send you all of you कि किस data पे will be working end to end. Okay. Um, yeah, that's a very good platform. Yeah, you can have an end to end steps. But now before पहले खुद से implement करो. When you get confused in the approach, then only take help of online platforms. Everyone. पहले ना खुद से अपना एक स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आपका बिग मार्ट सेल्स है, आप खुद से पेन एंड पेपर पे राइट डाउन व्हाट इज योर स्टेप 1, आपने स्टेप 2 में क्या करना है, आपने स्टेप 3 में क्या करना है. मेक योर ओन प्रोसेस फ्लो. उसमें फिर आप कहीं पे लॉस्ट हो जाते हो, कहीं पे दिक्कत आती है कि अब ये कैसे होगा, देन टेक हेल्प ऑनलाइन. इनिशियली एक बार खुद से जब आपको प्रोसेस क्लियर हो जाएगा ना, देन इट्स ओके टू टेक हेल्प फ्रॉम ऑनलाइन रिसोर्सेज. बट इनिशियली वो आपका एक ना प्रोसेस क्लियर होना जरूरी है. तो एक अपना प्रोसेस जरूर बनाना. देन ऑलवेज रेफर इफ यू फील कंफ्यूज्ड एंड स्टक एट सम पॉइंट. ठीक है. ओके, सो हाउ डिड यू गो फॉर मिसिंग वैल्यूज इनटू दैट केस? मीन वैल्यूज में उसमें वन थिंग इज ऑल्सो मिसिंग, स्टोर कैटेगरी. स्टोर कैटेगरी इज ऑल्सो मिसिंग. सो हाउ डिड यू डू दैट वन? Store category or maybe store type, tier 1, tier 2, something like that basis on store is also missing. Yeah, mode. Yeah, tier 3 or something. Yeah, mode will work into that case. Okay, so now let us start with PCA. PCA is the principal component analysis algorithm. ये आपका unsupervised है. ठीक है. आई होप एवरीवन, आप तीनों को सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज का डिफरेंस क्लियर है तीनों को? सुपरवाइज अनसुपरवाइज ऑल क्लियर टू यू? पीसीओ को अनसुपरवाइज एल्गोरिथम बोलेंगे. एंड हाँ जी, नाइव बेस करेंगे अनुषा. नाइव बेस क्लासिफिकेशन है, नाइव बेस रिग्रेशन नहीं होगा, नाइव बेस भी हम करेंगे. वेरी इजी एल्गोरिथम. ठीक है. पीसीए आपका अनसुपरवाइज्ड है और डीकम्पोजिशन एल्गोरिथम है. ठीक है. सो दिस इज अ डीकम्पोजिशन एल्गोरिथम एंड अनसुपरवाइज्ड. अनसुपरवाइज क्यों? क्योंकि सुपरवाइज में क्या, वी व्हाट डू वी वांट इन सुपरवाइज? वी वांट टू हैव यू नो कि these आर माय सेट ऑफ फीचर्स एंड विद रिस्पेक्ट टू दीज फीचर्स दिस इज माय टारगेट, राइट. लेकिन अनसुपरवाइज में हमने हैंड्स ऑन किया बट यू डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग. अनसुपरवाइज की केस में क्या होता है, दिस वेरिएबल इज मिसिंग एंड तो इसमें व्हाट विल बी फीडिंग इन विल बी ओनली फीडिंग फीचर्स है. ठीक है. इसलिए ये अनसुपरवाइज है क्योंकि कोई टारगेट होता नहीं है इसमें. एंड देन वी आर कॉलिंग इट एज डीकम्पोजिशन बिकॉज एज द नेम सजेस्ट ये आपके फीचर्स को डीकम्पोज करेगा. लेट्स से अगर आपके पास 8000 या 800 फीचर्स हैं एंड यू डोंट वांट टू कंटिन्यू विद ऑल दोस फीचर्स, 800 फीचर्स के साथ आपने कंटिन्यू नहीं करना, या 8000 फीचर्स हैं एंड यू फाइंड दैट टू मेनी फीचर्स, तो उस केस में आप 8000 फीचर्स को 8 फीचर में कैसे लेके आओगे? यू नो दैट इज द प्रोसेस कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन. और वो किससे हो सकता है? बाय पीसीए. ठीक है. 8 फीचर्स में लेके आना, 3 फीचर में लेके आना, 2 फीचर्स में लेके आना, 10 फीचर्स में लेके आना. सो आप डायमेंशंस रिड्यूस कर रहे हो. ठीक है. तो दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक, या फिर इसको सीधा सीधा हम बोल देते हैं डीकम्पोजिशन टेक्निक ऑल्सो. और ये होती है अनसुपरवाइज्ड क्योंकि हम सिर्फ किस पे काम करते हैं? फीचर्स पे. हमारे पास टारगेट होता नहीं है. हमारे पास 8000 फीचर है, मुझे इन 8000 फीचर पे अपना लेट्स से क्लस्टर बनाना है या कुछ भी बनाना है. लेट्स से मेरी सुपरवाइज एल्गोरिथम टेक्निक ही है, प्रोसेस मेरा सुपरवाइज्ड ही है, लेकिन पीसीए में सिर्फ क्या जाएंगे? फीचर्स. तो ये 8000 फीचर से मैं 8 फीचर बना के देन आई विल मेक व्हाट? माय रैंडम फॉरेस्ट मॉडल.
तो ये चीज जैसे हमने पाइपलाइनिंग में भी किया था ना कि फीचर्स को डिकम्पोज करके देन हमने अपना एक एंड टू एंड सुपरवाइज एल्गोरिथम बनाया था, राइट। तो पीसीए क्या करेगा, आपके 8000 फीचर्स को, लेट्स से वी हैव 8000 फीचर्स हियर, 8000 फीचर्स को डिकम्पोज करेगा इन सच अ वे दैट आपका डेटा की इंटीग्रिटी लॉस ना हो, एंड यूजिंग दोज 8 फीचर्स, ये 8 फीचर विल बी यूज माई, लेट्स से हम रैंडम फॉरेस्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, दे विल बी यूज्ड इनटू माय रैंडम फॉरेस्ट टू डू द प्रेडिक्शन पार्ट, ठीक है। तो डिड यू गेट द अंडरस्टैंडिंग व्हाई इट इज कॉल्ड एज अनसुपरवाइज्ड एंड इट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन एल्गोरिथम? क्योंकि ये सिर्फ फीचर्स पे काम करेगा, टारगेट का काम आपका रैंडम फॉरेस्ट पे आएगा, लेकिन ये क्या करता है, सिर्फ डिकम्पोजिशन, तो टारगेट का कोई रोल नहीं है इसके केस में, इसलिए इसको बोला जाता है अनसुपरवाइज्ड, ठीक है। तो नाउ द थिंग इज ये कैसे कैप्चर करेगा, लेट्स से आई एम हैविंग 8000 फीचर, तो आई डोंट वांट टू लूज द इंटीग्रिटी ऑफ माय डेटा, कुछ सेंसिबल तरीके में डेटा हमारा लूज होना चाहिए, तो ये क्या करता है, इट लुक्स फॉर द प्रॉपर्टी कॉल्ड एज वेरिएंस। I'll tell you what that is. So उससे पहले I'll not share this file, मैंने अभी शेयर नहीं किया, I'll share it later on. एक बार आपको समझा दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैन यू टेल मी, जैसे दिस इज माई 2D ग्राफ, ठीक है, ये मेरा 2D ग्राफ है, दिस अगर मैं यहाँ पे बोलूं x y, if I'm saying z, if I'm saying z1, तो डायमेंशनैलिटी क्या हुई इस डेटा की, इस पॉइंट की, what is the dimensionality of this particular point? अनुषा, नवीन, 4 डायमेंशन हुआ। अगर मेरे पास 8000 फीचर हैं तो उस केस में क्या डायमेंशनैलिटी हो जाएगी, विल हैव 8000 डायमेंशंस फॉर अ पर्टिकुलर डेटा पॉइंट, क्योंकि हम सिर्फ 2D या 3D प्लॉट कर सकते हैं, इसलिए इफ आई एम हैविंग 8000, वो आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो ना कि व्हाट इन दैट केस विल बी, यू नो, लेट्स से वी हैव अनदर डायमेंशन जहाँ पे लेट्स से दिस इज एज, दिस इज सैलरी, दिस इज एजुकेशन, दिस इज जेंडर और समथिंग लाइक दैट, ऐसे आपके पास बहुत सारे फीचर्स हैं, तो दे कैन बी मैप्ड, राइट। फीचर क्या होगा, आपका एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड में आपकी 8000 फीचर्स हैं, तो ये आपका एक डेटा पॉइंट बन गया ना। अगर इसको हम अगर स्पेस में कंसिडर करें कहीं पे, तो और ये सभी फीचर्स कंट्रीब्यूट करके तो ये रिकॉर्ड बना रहे हैं, राइट, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करें, डिकम्पोजिशन करके हम ये 8000 फीचर रिड्यूस करके सिर्फ 2-3 पे लेके आ रहे हैं, वो देखेंगे कितना लेके आना है हमें। तो इसमें क्या करता है पीसीए, अब लेट्स से एज पर दिस डेटा इट लुक्स फॉर द स्प्रेड, मैक्सिमम वेरिएंस, या इसको बोलते हैं स्प्रेड, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे वोटिंग इज हैपनिंग एट समवेयर, तो एंड इफ अ पॉलिटिशियन इज कमिंग, वो कौन सी जगह पे जाएगा, वेर इट इज हैविंग मोस्ट नंबर ऑफ पीपल, राइट, क्योंकि जहां पे अगर एक जगह पे सिर्फ 10 लोग खड़े हैं, एक जगह पे 10,000 लोग खड़े हैं, and they are looking, they're asking or demanding for one thing and they are demanding for second number thing, तो पहले नीड किसकी फुलफिल होगी, इनकी, क्योंकि मेजर डोमिनेशन ये कर रहे हैं, अगर मैंने इनको समझा लिया तो यू नो बाद में इनको लुक आफ्टर कर सकते हैं, बट प्रायोरिटी विल बी दिस वन। तो सिमिलरली पीसीए क्या करता है, पीसीए विल लुक फॉर द डेटा पॉइंट्स एंड लुक फॉर द मैक्सिमम वेरिएंस। वेरिएंस क्या बताता है आपका, व्हाट इज द वेरिएंस, टेल नवीन एंड अनुषा, वेरिएंस क्या बताएगा, स्प्रेड, अगर आपका डेटा में बहुत ज्यादा स्प्रेड है उसका वेरिएंस ज्यादा होगा, राइट, या तो अगर इस केस में लेट्स से अगर मेरे डेटा पॉइंट्स यहाँ पे भी है, तो मेरा डेटा किस डायरेक्शन में, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ माय स्प्रेड हियर, किस डायरेक्शन में माय डेटा इज स्प्रेडेड, इट इज अलोंग द एक्स एक्सिस, राइट। अगर इफ आई एम कमिंग अप विद it works on to this principle only, it will look for the direction of the spread, कि किस डायरेक्शन में आपका डेटा सबसे ज्यादा स्प्रेडेड है, तो जिस डायरेक्शन में आपका डेटा सबसे ज्यादा स्प्रेडेड होगा, it will come up with a component, they are called as principal component, तो उस डायरेक्शन में they will make a component called as principal component, और जो सबसे पहला कैप्चर होगा, क्योंकि सबसे पहला किस पे कैप्चर होगा, मैक्सिमम वेरिएंस पे, तो जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेरिएंस कैप्चर करेगा उसको बोल देंगे प्रिंसिपल कंपोनेंट नंबर 1। लेट्स से अभी मेरा एक्स एक्सिस में यहाँ पे डेटा स्प्रेडेड था, लेट्स से जस्ट अ मिनट, अगर मेरा डेटा ऐसे वाई डायरेक्शन में ऊपर स्प्रेडेड है, नॉट ऑन टू x1, आई एम हैविंग डेटा हियर, तो इस ग्राफ में जो भी मैंने बनाया इसमें आपका किस डायरेक्शन में डेटा स्प्रेडेड है, इट इज ऑन टू वाई एक्सिस, राइट।
तो आपका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 विल बी दिस वन। ठीक है, तो ऑलवेज इवन इफ ये आपका, लेट्स से यहाँ पे आपके डेटा पॉइंट्स यहाँ पे भी है, नो आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यू हैव डेटा पॉइंट्स हियर एज वेल, बट स्टिल इट विल लुक ना कि आपका डेटा सबसे ज्यादा किस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा वेरिएंस है। इज इट इनटू दिस वन, इज इट इनटू दिस वन, इज इट इनटू दिस वन? गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इट विल लुक फॉर द स्प्रेड कि किस डायरेक्शन में योर डेटा इज हैविंग मैक्सिमम वेरिएंस, कि कहाँ पे आपके डेटा पॉइंट, मैं एक ऐसा कंपोनेंट लेके आऊं कि आपका डेटा मैक्सिमम कवर हो जाए, ऑल्दो सबका सब कुछ कवर नहीं होगा लेकिन मैक्सिमम कवर हो जाए। गॉट द पॉइंट? एक सेकेंड में, इट विल हेल्प। जस्ट अ मिनट, इट विल हेल्प। मैं थोड़ा सा ग्राफ में सही ग्राफ बना पाऊंगी टू अंडरस्टैंड। Okay, I have it. Principal component is made considering records or data points for individual columns. नहीं, see when I'm see वही मैं चीज हेल्प आउट कर रही हूँ यहाँ पे। जैसे आपका एक डेटा पॉइंट प्लॉटेड है, इज इट ओनली फॉर वन इंडिविजुअल कॉलम और इज इट टेकिंग ऑल द फीचर्स एंड तभी आपका डेटा पॉइंट बनता है? अनुषा, हाउ योर डेटा पॉइंट इज फॉर्म्ड? ऑल फीचर्स होंगे, तो ये सभी, तभी उसने बोला क्योंकि हमारा काम क्या है, सभी फीचर्स को कवर करना। लेट्स से दिस इज द स्प्रेड ऑफ माय डेटा, मेरा डेटा पॉइंट यहाँ पे स्प्रेडेड है। जस्ट वन लास्ट मिनट। ठीक है, आपके n नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है यहाँ पे। एवरी डेटा पॉइंट, लेट्स अगर मेरे पास 50 फीचर है तो एवरी डेटा पॉइंट विल बी रिप्रेजेंटिंग दोस 50 फीचर्स, राइट? तो इस केस में व्हाट आई एम सेइंग इन हियर दैट योर एल्गोरिथम विल लुक फॉर विल लुक इनटू दैट डायरेक्शन जहां पे आपका डेटा मैक्सिमम स्प्रेड होगा। तो ये डेटा पॉइंट का x भी होगा, ये डेटा पॉइंट का y भी होगा, ये डेटा पॉइंट का z भी होगा, फोर्थ फीचर है तो z1 एंड सो ऑन। इट विल, सो हर डेटा पॉइंट के लिए रिस्पेक्टिव फीचर्स। तो जब ये मैक्सिमम स्प्रेड देखेगा इट विल टेक एवरी फीचर इनटू कंसिडरेशन। डेटा पॉइंट को ले रहा है तो पूरी फीचर को कंसिडर कर रहा है। ठीक है अनुषा, समझ आया? ओके, नाउ इसमें आपका डायरेक्शन क्या है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर मैक्सिमम स्प्रेड, ऑल्दो दूसरा भी है लेकिन इनटू दिस डायरेक्शन आपका डेटा सबसे ज्यादा स्प्रेडेड है, राइट? तो दिस विल कम आउट टू बी हाउ इट इज, ये कैसे कैलकुलेट होता है, वी विल सी दैट थिंग, लेकिन दिस विल कम आउट टू बी योर प्रिंसिपल कंपोनेंट नंबर 1। ठीक है, अब लेट्स से माय सम ऑफ द डेटा इज बीइंग टेकन केयर, मेरा कुछ डेटा यहाँ पे प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 ने कैप्चर कर लिया। लेट्स से दिस मच ऑफ डेटा इज बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रिंसिपल कंपोनेंट 1। still I'm having some of the data which is yet to be covered, क्योंकि डायरेक्शन में हमने मैक्सिमम डायरेक्शन देखा लेकिन सारा डेटा अभी भी कैप्चर नहीं हुआ। सो नाउ इनटू दिस केस व्हाट इट विल लुक फॉर इज, इट विल लुक फॉर अनदर कंपोनेंट। नाउ व्हाट इज द सेकंड डायरेक्शन जहां पे आपका डेटा सबसे ज्यादा स्प्रेडेड है? इज इट दिस वे, इज इट दिस वे? It could be this way as well. Let's say this way. Oops, sorry. Good morning, Prem. No worries, no worries. We have started principal component analysis. Okay, मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ। अभी जैसे स्टार्ट किया प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम। व्हाई डू वी यूज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस? डिकम्पोजिशन के लिए। अच्छा ठीक है, ओके, कंप्लीटली गुड देन। तो यहाँ पे नाउ दिस इज माय डेटा पॉइंट जिसकी आपके फीचर्स हैं विच इज गेटिंग रिप्रेजेंटेड। नाउ लेट्स से प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 हैज came up with, sorry, PC algorithm has found out कि इस डायरेक्शन में my data is having a maximum spread।
ठीक है, बट स्टिल वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज द डेटा, तो इट विल लुक फॉर सम अदर डायरेक्शन एज वेल कि जहां पे इट कैन फर्दर कैप्चर द डेटा पॉइंट्स. सो लेट्स से इट हैज केम अप विद दिस पर्टिकुलर direction कि now this is the direction of my principal component number 2. तो मे बी यू नो and they will be always orthogonal to each other. अगर आपके पास if you are coming up with 10 components, then those 10 components will be orthogonal, that is having a 90 degree with each other. तो ऐसे नहीं है कि there is an angle here, they are always orthogonal and independent of each other. ठीक है, नाउ लेट्स से योर प्रिंसिपल कंपोनेंट नंबर 2 हैज लुक्ड फॉर सेकंड मैक्सिमम सेट. लेट्स से अब इसने आपका इतना डेटा कैप्चर कर लिया है, ठीक है, दिस मच ऑफ योर डेटा इज बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रिंसिपल कंपोनेंट नंबर 2. स्टिल यू हैव सम ऑफ द डेटा बीइंग लेफ्ट आउट. नाउ हाउ डू यू कैप्चर दैट वन? तो इनटू दिस केस, बिकॉज इसमें से वी हैव अ पैरामीटर, हम स्पेसिफाई करेंगे हाउ मच ऑफ डेटा आई वांट टू कैप्चर. सो लेट्स से प्रिंसिपल कंपोनेंट नंबर 1 came up with a ratio, let's say 80% of data has been captured by principal component number 1. 10% or let's say 4% of my data has been captured by principal component number 2. So still we are having huge data loss. हमारे पास 84% ही capture हुआ data out of 100. Then we can go for and increase the number of component. कि let's say I want to have more component. I don't want to have data lose. मुझे I want to have it till maximum. तो लेट्स से ये दिस इज अ कॉन्फ़िगरेबल पैरामीटर. यू माइट रिमेंबर जब हम पीसीए डिफाइन करते हैं हमने n कंपोनेंट्स डिफाइन किए थे ना, कितने कंपोनेंट डू वी वांट. तो अब लेट्स से वी आर सेइंग वी आर डिफाइनिंग 3 कंपोनेंट, तो थर्ड कंपोनेंट विल बी टेकन अप इनटू दिस डायरेक्शन व्हिच इज हैविंग अ मैक्सिमम स्प्रेड. दिस विल बी आल्सो 90 डिग्री. ये सभी 90 डिग्री है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है, ऑल आर ऑर्थोगोनल. तो दिस विल कम आउट टू बी माय प्रिंसिपल कंपोनेंट नंबर 3. This will now look for the second spread, second direction कि आपका अब किस डायरेक्शन में आपका सबसे ज्यादा स्प्रेड है. तो it will try to capture all those documents. ठीक है, now let's say it has captured these many. ठीक है, this much of your data is being captured. Still CPC में you will always have a little bit of data loss. आपका data loss कुछ ना कुछ होगा, but the end goal of PC is to capture maximum of your data. तो it what the algorithm has done, algorithm has came up with certain principal component कि इनिशियली आपके पास n नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स थे, लेकिन बाय द प्रॉपर्टी और बाय यूजिंग सम स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस इट हैज कम अप विद दीज प्रिंसिपल कंपोनेंट्स एंड इन्होंने आपका डेटा को कैप्चर किया है. एंड दस रिड्यूसिंग, लेट्स से आई एम हैविंग 800 फीचर्स, दस रिड्यूसिंग माय 800 फीचर्स टू हाउ मेनी फीचर्स, टू ओनली 3 फीचर्स. ठीक है, एंड बिहाइंड दीज ये आपका क्या, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल बिहाइंड मैक्सिमम वेरिएंस. इट विल लुक कि आपका जो मैक्सिमम वेरिएंस है, व्हाट इट विल लुक फॉर, इट विल लुक फॉर द मैक्सिमम वेरिएंस. ये किस डायरेक्शन में आपका डेटा सबसे ज्यादा स्प्रेड है. ये चीज समझ में आई आपको? डिड यू गेट इट? ठीक है, ओके. Okay, so let me now take you to some theory part. So as I told you, it will look किस डेटा में आपका डेटा is having a maximum spread, and then let's say x is having my maximum spread, then x एक्सिस पे मेरा principal component 1 followed by y and followed by z. जितने components मुझे चाहिए उसके according I will come up with that many number of components. ठीक है. And this is something important to mark, all are orthogonal to each other. They do not, see, the principal components do not correlate with each other. They are all at an angle of 90 degree. Principal component 1 is independent of component 2. सब एक दूसरे के independent होते हैं. But and the relationship is क्या है? Relationship, the main working principle behind is that maximum variance. The larger the variance, मतलब the larger variance will be its maximum direction होगा, जिस that will be a principal component 1. तो जब तक हमारे पास डेटा सारा कैप्चर नहीं हो जाता, we keep on looking for principal components, and then we have a formula, we have a predefined function, उससे we get to know कि कितना डेटा कैप्चर हो गया, कितना लूज हो रहा है. तो हम वो चेक रख सकते हैं कि कितना कैप्चर हुआ, कितना नहीं हुआ, कहाँ तक स्केल है, कहाँ तक नहीं है. ठीक है. So it is important to preserve. अगर आपका डेटा स्प्रेड, जो डेटा नहीं कैप्चर होगा सारा, तो it means your integrity of data will be lost.
तो तभी इट लुक्स फॉर द मैक्सिमम वेरिएंस। ठीक है। सो अभी जो मैंने आपको ग्राफ बताया, जस्ट अ मिनट, नॉट दिस वन, सॉरी फॉर दिस। अभी जो भी हमने एग्जांपल देखा, सी इट इज हैविंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज। आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज के लिए आई विल टेल द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। See, what does this, let's say I'm saying here principal component 1, this is my principal component number 1, this is my principal component 1। तो ये हमारा डायरेक्शन क्या हुआ इसमें? What is the direction into this case? See, whenever we come up with the component, it has two things: the direction, it has what? The direction and the magnitude. Direction define करेगा कि along which principal axis the data is having maximum spread. So into this case, what is my direction? My direction is coming out this one. So this is my direction into this one. And the second component क्या है आपका? Magnitude, मतलब amount of variance कि आपका जो PC1 है उसने कितना आपका डेटा कैप्चर किया। तो एज आई टोल्ड कि हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, उससे भी कीप अ ट्रैक कि प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 ने लेट्स से 80% डेटा कैप्चर किया, तो ये क्या हो गया? ये अमाउंट ऑफ वेरिएंस हुआ ना, राइट? कि अमाउंट ऑफ वेरिएंस मतलब आपका 80% ऑफ डेटा इज बीइंग कैप्चर्ड, तो दिस इज अमाउंट ऑफ वेरिएंस। तो जब भी प्रिंसिपल कंपोनेंट बनते हैं दो चीजें देखी जाती है, डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में आपका डेटा का सबसे ज्यादा स्प्रेड है, दैट विल बी व्हाट योर डायरेक्शन, एंड द सेकंड वन इज द मैग्नीट्यूड। तो दिस जो आपका स्प्रेड है, दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस इज कॉल्ड एज योर मैग्नीट्यूड। ठीक है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड क्लियर है? सो द प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 will try to capture the maximum it will look for the direction जिसमें आपका spread क्या है? maximum। तो this is representing to the spread thing also, spread, magnitude और ये one and the same thing। ठीक है, so it tries to capture data कि जिसमें आपका magnitude maximum है and direction जहां पे आपका variance सबसे ज्यादा spread है। ये दो चीजें क्लियर है आपको? because then by this I will be explaining eigen values and eigen vector। What do you mean by direction and magnitude is clear to you? Both Anusha, Naveen and Saurabh, Prem? ठीक है, तो इसी एनालॉगस में, जस्ट अ मिनट, आई विल नॉट इरेज दिस वन। सो इसी कॉन्सेप्ट में वी हैव द इसी कॉन्सेप्ट में द वर्क इन वर्किंग बिहाइंड जो आपका पीसीए में होता है, दो स्टैटिस्टिकल चीजें होती है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो प्रिंसिपल कंपोनेंट में व्हेन आई एम टेलिंग यू डायरेक्शन, व्हेन आई एम टेलिंग यू मैग्नीट्यूड, तो आपका आइगन वेक्टर्स, सी दिस इज समथिंग स्टैटिस्टिकल, इनकी अपनी एक अलग से डेरिवेशन होती है। तो देयर इज नो पॉइंट, although if you want to learn you can learn, लेकिन इनको डिराइव करने का, कैलकुलेट करने का, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट, क्योंकि हम क्या करते हैं इनटू मशीन लर्निंग, वी वर्क विद लाइब्रेरीज, तो स्टैटिस्टिकल डेरिवेशन वो चीज हम नहीं करते। बट स्टिल इफ यू आर इंटरेस्टेड, मैं लिंक्स आपसे शेयर कर दूंगी, बट देयर इज नो पॉइंट ऑफ कैलकुलेटिंग आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज। आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए दैट इज सफिशिएंट इनफ। तो पीसीए बैकएंड में ये दो चीजें कैलकुलेट करता है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, दोज आर द टर्म्स टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट। लेकिन उन टर्म्स को क्या बोलते हैं? आइगन वेक्टर्स एंड आइगन, सॉरी, उन टर्म प्रॉपर जो प्रॉपर टर्मिनोलॉजी है, दीज आर द प्रॉपर टर्मिनोलॉजी। तो आइगन वेक्टर बैकएंड में, सॉरी, पीसीए बैकएंड में क्या लेता है? आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करता है। आइगन वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन where the variance is maximum। Are you able to relate it now? What do you mean by eigenvector? Eigenvector क्या होता है? Eigenvector will represent the direction. So here this will be my eigenvector, and उसके regards में my eigenvalues क्या होंगी? Eigenvalues will represent कि what is the magnitude, what is the spread of that variance। So इसमें मेरा magnitude क्या है? This is my magnitude। So this will be calculated by using eigenvalues, and this will be calculating using your eigenvector formulas।
ठीक है, तो ये दो चीजें आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट बैकएंड में कैप्चर करेगा, दैट इट शुड कैप्चर द मैक्स नो द डायरेक्शन वेयर द डेटा इज हैविंग अ वेरिएंस, सबसे ज्यादा स्प्रेड है, प्लस उसका वेरिएंस भी सबसे ज्यादा होना चाहिए. So it looks for eigenvectors and eigenvalues into the backend, and they have their own calculation. You can look, but there is no point as of Python and ML. तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती. You don't have to code them manually. ठीक है. Now उससे पहले I'll give you some steps how they are calculated. I'll just give you an intuition behind. Not going much into maths for this one. Okay, and उससे पहले how do you, the main thing is how do you capture the magnitude, how do you capture the eigen values कि किस component ने कितना data capture किया. तो उसके लिए we have this formula. So the formula comes out to be this one, explained variance ratio. So हमारे पास this is a predefined function with PCA. You call this function and it will tell you, it will give you certain this kind of result. तो ये this value represents your magnitude. This represents your eigen values. आप कुछ भी बोल लीजिए eigen values कि आपका magnitude की आपका जो ये direction है ना कि कितना आपका variance capture किया principal component में, this is representing that particular value. So this is your PC1 as given in the indexing part. It will be into the same order. तो जो आपका पहला है, this is the amount of variance captured by principal component 1. This is the amount of variance captured by principal component 2, 3 and 4. तो यहाँ पे हमने कितने total components लिए हैं? 4 component लिए हैं. अगर आप let's यहाँ पे 2 components लेते तो it will display only these 2 result. उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज विल डेफिनेटली चेंज, बट या जो मैंने इनिशियली बोला था, वी कैन मेंटेन अ क्रॉस चेक कि किस कंपोनेंट ने कितना डेटा कैप्चर किया, कितना डेटा लॉस हो रहा है. सो दैट कैन बी डन यूजिंग दिस एक्सप्लेन्ड वेरिएंस रेशियो. दिस इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन. एंड अगर इसमें भी गेट टू नो कि ना हमारे पास अभी भी सिग्निफिकेंट लॉस है डेटा का, वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. या तो मैं सीधा बोलूं कि मुझे 5 कंपोनेंट चाहिए and it is able to capture, I'm still, let's say I'm saying 80% of data is being captured. I can keep on increasing the number of components. Let's say I can come up with 6, I can come up with 7, 8 or 9. Or what is the other technique? I will simply specify कि मुझे 0.98% of my data I want it to be captured. ठीक है. इस केस में algorithm will itself identify कि अगर इतना डेटा कैप्चर करने के लिए रिक्वायरमेंट आई है तो कितने कंपोनेंट बनाने हैं. तो into this case, algorithm will itself identify how many principal components to come up with. ठीक है. One is this way and another one is जिसमें आप खुद स्पेसिफाई कर रहे हो कि आपको component 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, and then you check these values. We'll see both, बस एक पैरामीटर में एक वैल्यू चेंज होगी, उससे these things will. So either you can specify कि आपको कितने कंपोनेंट चाहिए manually and then keep a check कि how much data is being covered, how much is being lost, और आप initially you are rigid on to that part कि मुझे इतना चाहिए, I don't want further loss from that. तो उसमें let algorithm identify how many components it has to work with. The more eigenvalues is the most important. Yes, जिसमें आपका जो जिसमें आपका मैग्नीट्यूड है, जिसमें आपका वेरिएंस का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है, that will come out to be. जैसे अगर let's say this is direction where your which is capturing maximum of your data. इसी में आपका सिर्फ प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 कौन सा बनता है, जहां पे आपका डेटा सबसे ज्यादा स्प्रेड होगा, राइट? जिस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा स्प्रेड होगा, सो दैट विल कम आउट टू बी प्रिंसिपल कंपोनेंट 1. तो जो आपका आउटपुट आएगा ना एक्सप्लेन वेरिएंस रेशियो का, उसमें सबसे पहले वाला आउटपुट आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 का ही होगा हमेशा. इट विल फॉलो द सेम ऑर्डर. It will be principal component 1 followed by component 2, 3 and decreasing order में जाएगा. But the first will be always a principal component 1. ठीक है. तो या तो आप ऐसे मैनुअल चेक रख सकते हो कि ना कि मुझे 5 कंपोनेंट चाहिए एंड मुझे इंडिविजुअली 5 कंपोनेंट का वेरिएंस की वैल्यू बताओ, वी कैलकुलेटेड आवरसेल्फ. या वी कैन यूज दिस टेक्निक एंड से कि मुझे 98% या लेट्स से 96 जितना भी मुझे चाहिए, आई वांट दिस डेटा टू बी कैप्चर्ड एंड let principal component analysis identify कि कितने components बनने हैं, that then itself will figure out. ठीक है. आपको समझ में अभी तक कोई क्वेरी है आपको? Any confusion so far in principal component analysis? ठीक है. I'll not erase this drawing so further still.
This is not there into go to meeting. आप ना specific erase नहीं कर सकते. Either your complete will go or nothing will go. Okay. So the steps are, last time as I told you, before putting things into PCA, these steps are mandatory. You have to do your outlier treatment part. You have to do your missing values. EDA, this is your optional. ये आपके requirement है या नहीं है, that you will figure out कि आपने data explore करना है. But still, this is important because you will find out कि क्या features important है, क्या नए फीचर बनाने हैं, क्या पुराने फीचर हटाने हैं. सो दिस विल बी इम्पोर्टेंट. बट या PCA के लिए इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट स्टिल डिपेंड्स. दिस इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है एंड हाउ यू आर गोइंग फॉर द सोल्यूशन पार्ट. बट दीज टू वैल्यूज, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपने आउटलायर ट्रीट करना पड़ेगा, आपने मिसिंग वैल्यू हटानी पड़ेगी, एंड देन नॉर्मलाइजेशन. ये 3 स्टेप्स आपके मैंडेटरी हैं, जो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हैं, आपका प्रोसेस क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपने ये चीजें करनी है. आपने आउटलायर हटाने पड़ेंगे, बिकॉज लेट्स से हम यहाँ पे क्या किससे डील कर रहे हैं, वी आर डीलिंग विद वेरिएंस. कैन एनीवन टेल मी हाउ आउटलायर्स कैन इफेक्ट, आउटलायर्स कैसे इफेक्ट कर सकते हैं आपके प्रिंसिपल कंपोनेंट को? राइट. सो करेक्ट अनुषा. आपके आउटलायर्स क्या करेंगे, अगर किसी एक फीचर की वैल्यू 10 है और वहीं पे आपकी आ गई है 1 लाख या 10,000 या 10 लाख, तो डेफिनेटली आपका वेरिएंस इंक्रीज हो जाएगा. एंड आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 किसको लुक आफ्टर करेगा, इट विल लुक फॉर मैक्सिमम वेरिएंस. तो उस केस में योर डेटा विल बी बायस्ड बाय दोज आउटलायर वैल्यूज. राइट. तो आपका डेटा में बायसनेस आ जाएगी. सो इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू सो दैट ना एवरीथिंग इज ऑन टू द सेम स्केल. Every student or every data point is given equal consideration. तो it is important to do scaling part. नहीं करोगे तो कोई error नहीं देगा, but your results will not be good. So it is a ideal practice to scale your data before feeding into PCA. तो outlier treatment इसलिए important हो गया. And उसके बाद just a second guys, just a minute please, एक second. Okay, I'm back. Sorry, I just had to. Okay. तो ठीक है, आउटलायर ट्रीटमेंट आपका इंपॉर्टेंट हो गया. मिसिंग वैल्यूज, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, कैन यू रिलेट व्हाई मिसिंग वैल्यूज इंपॉर्टेंट? मिसिंग वैल्यू ट्रीट करना क्यों जरूरी है, एंड टाइप कन्वर्जन करना क्यों जरूरी है, कैन यू रिलेट? क्योंकि हमारा प्रोसेस फ्लो क्या होता है, डेटा क्लीन किया, ठीक है, स्केलिंग किया, स्केलिंग करने के बाद पीसीए लगाया, पीसीए से जो हमारे डिकम्पोज आउटपुट्स आएंगे उनको हम किस लिए यूज करते हैं, मे बी आर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम और व्हाट, और मे बी रिग्रेशन प्रॉब्लम. इसी चीज के लिए यूज करेंगे ना. विल हम हमारा एंड गोल पीसीए तो नहीं है, एंड गोल कुछ और है. दिस इज आवर एंड गोल, राइट और रॉन्ग एवरीवन? तो अगर इसमें वी गो विद मिसिंग वैल्यूज या वी गो विद वैल्यूज हैविंग डिफरेंट डेटा टाइप्स, तो विल दिस एक्सेप्ट? इट विल थ्रू एरर, राइट? क्योंकि एल्गोरिथम एक्सेप्ट नहीं करेगा. अगर आप यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू, जैसे यहाँ पे आपने डेटा टाइप दे दिया ऑब्जेक्ट, योर एल्गोरिथम विल नॉट एक्सेप्ट. आपने अगर मिसिंग नैन वैल्यूज दे दी, योर एल्गोरिथम विल थ्रो एरर. तो इसलिए इट कम्स आउट टू बी मैंडेटरी टू ट्रीट मिसिंग वैल्यूज. इट कम्स आउट टू बी मैंडेटरी टू डू टाइप कन्वर्जन. या क्योंकि वो मॉडल के साथ कंपैटिबल होगा ही नहीं, वो एरर दे देगा. आउटलायर ट्रीटमेंट यहाँ पे एरर नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे भी क्या देता है, रिजल्ट गलत दे देता है. सिमिलरली पीसीए में जब आप आउटलायर्स दोगे तो आपका रिजल्ट गलत आ जाएगा. इसलिए ये डेटा क्लीनिंग वाला पार्ट जो आपका मिसिंग वैल्यूज है, टाइप कन्वर्जन है, आउटलायर ट्रीटमेंट पार्ट है, दिस कम्स आउट टू बी एन इंपॉर्टेंट स्टेप बिफोर इम्प्लीमेंटिंग पीसीए. ठीक है. Now do you know the process flow, what process flow has to be followed when you go for implementing PCA?
everyone? Any confusion? Any confusion here till so far? Okay. Okay, let me see what else is left for you here. Ideally, I've covered the basic intuition behind कि PCA क्या होता है, कैसे काम करता है. I've tried to give an explanation here. When you go through this document file, I've given explanation here. Although you have given the answer, but still you can just go through and it will help you to understand. Okay. Now this is something which is calculated in the backend. आपकी eigen values and eigen vectors निकालने के लिए backend में your covariance matrices are calculated. ठीक है, your covariance are calculated in order to find out eigenvalues and eigenvectors. So this is a concept in here. What do you mean by covariance, everyone? You might have studied. What is covariance? यहाँ पे लिखा है, it is a measure of how much two random variables get changed together. Do you find it similar to correlation? Right. It is similar to correlation. So covariance is used in calculating correlation. जो आपका कोरिलेशन, सी कोरिलेशन में क्या है, आपका स्केल होता है -1 to +1. -1 मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, +1 में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सो यू गेट अ स्केल. लेकिन जो आपका ये डायरेक्शन है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो आपका कहाँ से आता है? वो आपका कोवेरियंस मैट्रिक्स से आता है. Correlation में you get the output in form of scale, but the direction is calculated using covariance. तो covariance में कोई आपका scale नहीं होता. What you get in here is you get the direction. So you get what, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे you get the direction that in which direction is your two variables related to each other. So direction of their linear relationship. ठीक है, इसको यूज करके यू विल बी कैलकुलेटिंग, यूजिंग दिस वी फाइंड आउट कि आर दे पॉजिटिवली रिलेटेड, आर दे नेगेटिवली रिलेटेड, या क्या रिलेशनशिप है. एंड देन उन वैल्यूज को स्केल पे पुट अप करने के लिए कोरिलेशन इज कैलकुलेटेड. तो आपका कोवेरियंस यूज होता है कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए. So, ठीक है, इसका they are referring to the same thing, but correlation does not have a scale, wherein covariance does not have a scale, whereas correlation has a scale. तो आपका covariance क्या बताएगा? It will always tell you the direction of the linear relationship between your two features. ठीक है, अब डिफरेंस क्लियर है आपको? what is the difference between covariance and correlation? It does not have any scale. You cannot tell कि आपका -1 है या -2 है या -0.8 है. You cannot tell that thing, क्योंकि ये आपका कोरिलेशन से निकल के आती है. नेगेटिव माइनस है प्लस है, वो आपका क्या बताता है? वो आपका कोवेरियंस बताता है. ठीक है, so ये we do not calculate it ourselves. They are, this is the concept which is being used into the backend. So we do not do it. So PCA may be in order to calculate your eigenvalues and eigenvectors, your covariance matrices is calculated. आपका covariance calculate होता है in order to find out your eigenvalues and eigenvectors. So this is your formula for covariance, that is xi, and this one is mean. Xi dash is your mean value of your feature, y minus y mean divided by n features, total features minus 1. Okay. So this is told in here. If positive, decrease together, increase together, negative, inversely proportional to each other. So आपका covariance is also used into the backend by PCA to calculate your eigenvalues and eigenvectors. इसलिए मैंने यहाँ पे आपको describe किया है, because you should know what is covariance. Understanding होनी चाहिए
बाकी derivation is not important, but again covariance is used to calculate your eigenvalues and eigenvectors in PCA. ठीक है? Now do you have the proper understanding of covariance? Just go through these. If you still have any, just go through this particular block. It has given, I've tried to explain in here. नो अनुषा, कोवेरियंस इज नेवर इन नंबर्स. तभी यहाँ पे सिर्फ क्या बोला, डायरेक्शन, और यहाँ पे बोला मेजर. तो मेजर इज इन नंबर्स. जैसे कोरिलेशन हमारा वैल्यू होता है, कोवेरियंस में कभी वैल्यू नहीं आएगा. इट विल ओनली टेल द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव पार्ट. इट विल ओनली टेल दीज टू थिंग्स. नंबर आपका वो डायरेक्शन कैलकुलेट होने के बाद आपका कोरिलेशन में पुटअप होता है, फिर नंबर आपका कोरिलेशन से आता है. How much positive? No, it will not give how much positive. How much is given by, how much is answered by the correlation formula. Positive or negative is answered by the covariance formula. ठीक है? Any confusion do you have in here? Prem, Saurabh, Naveen, Anshul? Okay. Okay, moving on. So ideally, we are done with the concept of PCA. This is all about PCA. आपका PCA कैसे dimensionality reduction करता है. So if you have any questions to ask me, then otherwise we are moving on to the implementation. Any question to ask? PCA में सबको clear है? Backend में irrespective of those derivation and everything, functionality कैसे काम करता है? What does it look for? ठीक है, okay, good then. Just a minute, let me open the notebook. Can you suggest any data set in which target is multi-classified like iris to try? Multi-class data set. I have a data set, MNIST का data set है, but it is it is into one hot representation. So उसमें what is there आपका, okay, let me tell what is into that one. You have numbers, too small. Just a minute. Or let me show you online. And this data set numeric. इसमें आपका ये MNIST की सीरीज इमेजेस या MNIST आपका हैंड रिटन इमेज 60,000 इंस्टेंसेस है. तो बिकॉज वी हैव नॉट डन डीप लर्निंग, लेकिन yes it is available in form of numpy arrays as well. yes, तो आपका जो इंडिविजुअल इमेज है it has been converted to array of numbers of zeros and one. तो जो आपका ये इमेज है that will be represented in form of zeros and one. So this data set is already being prepared. तो I'll share the link या फिर I'll share the file जिसे आप डाउनलोड करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 है, इसका it will be created into a 3D array जिसमें you will have 0 1, you will have the pixel value. जैसे white है तो 2 5 6 हो जाएगा, black है तो 0 हो जाएगा. जो भी आपके pixel values have been converted, so image has been converted to numbers, and then these numbers will be your feature,
एंड देन आपका टारगेट क्या हो जाएगा, दिस पर्टिकुलरली टारगेट में आपका 9 इंस्टांसेस होंगे, 1 हॉट रिप्रेजेंटेशन काइंड ऑफ, और सिंपली लेट्स से 1 2 नंबर्स की ये जो पर्टिकुलर अरे ऑफ जीरोस एंड पिक्सल वैल्यूज है वो कौन से इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो दिस विल बी योर वाई. सो इस केस में यू हैव 9 कैटेगरीज, इसमें यू हैव 9 क्लासेस, क्योंकि आपका नंबर 0 से लेके 9 तक रिटर्न है. एंड यू हैव फीचर क्रिएटेड 3D फीचर फॉर 9 फॉर 7 फॉर 8 एंड एवरीथिंग. तो आपने आइडेंटिफाई करना है यूजिंग दोज फीचर्स की. लेट्स से अगर पिक्सल वैल्यू 255 है यहाँ पे और एक जगह पिक्सल वैल्यू 13 है, 18 है, सो दीज विल बी योर फीचर्स एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई टू विच क्लास दस इज दिस नंबर्स रेफरिंग टू. ठीक है, आई शेयर दैट वन. ओके, आई वाज ट्राइंग, इस sklearn में इनबिल्ट डेटा सेट है वो. जस्ट अ मिनट अनुषा, I have already it with me, just a minute. Yeah, okay, so this is from deep learning library. Okay. It will be problematic for you to. Okay, see, yeah, I'll share it. So this is something like that. So you have, this is from sklearn. It is there into this one. I'll download this data or I'll save it and then I'll send it to you. So your total 60,000 samples app का target ऐसे होता है, and each image is being represented into array of zeros and the pixel values. ठीक है, I'll share it. Yeah. Okay, let us continue. See, the main goal here for this notebook is just to implement PCA. ठीक है, बाकी आपने EDA and exploration end-to-end result, you can focus on that part. So I'll just tell how do you implement PCA to your data set. और एक काम करते हैं, let's have a 10 minute of break. उसके बाद we'll start with the coding. अभी आपने theory समझी है, then we'll continue with the coding part. Meanwhile, मैं आपसे ये notebook and the word file I'm sharing with you. ठीक है? So I will resume at 9:10 till the time I'm sharing both these things with all of you. Okay. So I'm just putting a note here only. Okay, guys.
Okay, is everyone here? Okay. Did you receive the mail? मैंने अभी break में send की. Did you receive it? The notebook and the data along with the document. ठीक है. Okay, let's continue. So these are the necessary libraries. Importing the data set. It is having this is a shape 178 rows, 14 features. ठीक है. And as I told, not focusing upon the model making and rest of the thing. Goal is here to implement PCA. So these are the features, and with respect to that feature, this is the customer segment in here. Isme you are having 3 categories. Nusha, you were asking for. So it is having 3 categorical data. All the information you have not received it. Anshu, send me your mail ID. अंशुल मेल आईडी भेजो अपने, एक बार मैं अभी सेंड कर देती हूँ. अंशुल प्रताप, ओके, 1 मिनट बस. चेक करो, मैंने आपको भी सेंड किया है. DSP PCA सब्जेक्ट. ओके, ठीक है. ओके, तो यहाँ पे दिस इज योर डेटा सेट. ये आपके फीचर्स हैं. विद रिस्पेक्ट टू दैट फीचर आपने यहाँ पे द टारगेट इज गिवन एज कस्टमर सेगमेंट, दैट द कस्टमर बिलोंग्स टू विच सेगमेंट, 1, 2 और 3. ठीक है. आफ्टर दैट या regular information part, this is a cleaner data, तो data cleaning required नहीं है यहाँ पे, but although outliers will be done, but you got the understanding कि end process flow क्या होना चाहिए, got that thing. All that is clean here, but जो मैंने आपसे data से share किए हैं, they are not cleaner one. So if you are implementing PCA onto them, तो definitely you will have अपनी data cleaning करनी पड़ेगी. Okay, so these are the box plot outliers है यहाँ पे. Yeah, we are having outlier, तो outlier treatment आप करेंगे. Outlier, will it be done? We'll be doing outlier treatment onto categorical data. Do we do outlier treatment onto categorical data? जैसे customer segment यहाँ पे categorical है, तो we never do outlier treatment onto categorical data. ठीक है. तो हमेशा यहाँ पे you can maintain a check कि continuous है या क्या है, then only proceed with the outlier treatment part. Okay, so these are my X and Y. Okay, I've taken my last feature as my value, and your train test split, you're already aware of it. Okay, उसके बाद as I told you, scaling is important. हमने scaling भी कर ली है. कैसे करते हैं? So the scaling is done here. Is it clear to you what is this cell number 8 explaining? What this cell number 8 is referring to, everyone? कोई confusion इसमें? We have done it in detail. ठीक है. तो यहाँ पे मेरे scaled features क्या है? X train underscore 2, X test underscore 2. And do we need to scale our target as well, or don't we need? We don't need it. Will be scaling our target or will not be? Will not be scaling. ठीक है. तो हम सिर्फ अपने features को करेंगे and fit transformation onto my training data and only transformation part onto my test. So you got the difference कि when I'm saying fit transform and only transform, ये चीज clear है? This is important. This is what makes the difference, right? ठीक है. So these are my scaled features, and then what I'll do here. So this is explanation. Data processing, scaling. आपने
train test में already divide किया हुआ है. You will fit transform onto train and this will come out to be your scaled data. You will only perform transformation onto test. This will come out to be your scaled test data. And then what you will do is you will use PCA for that. So you will be doing PCA decomposition, and then you will be using, so PCA say you will get the decomposed part. Okay, you'll get the decomposed features, and then using algorithm you'll fit them and you will evaluate. So आपका end-to-end process flow ये रहेगा. Okay. So here, this is this simple one line. This is the code implementation for your PCA. So PCA belongs from sklearn and decomposition जो आपकी library family है. From decomposition family you import PCA. So this is my object initiation PCA, and you see these are n component. What are these n components now? What are these n components? What are these n components? Number of features. जो मैंने बोला ना PC आपको component say 2 components चाहिए, 3 components चाहिए, 4 components चाहिए. How many components do you want? It is referring to that thing. Let me just give me a second. Let me import data. I'll show you how we'll be doing it. Okay. ठीक है. So let me discuss this one. तो यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया principal component 1, 2 and 3. यहाँ पे I am manually saying कि I want 3 components. ठीक है. तो this is my variable. I'm saying fit transform onto my training data क्योंकि मुझे इसको decompose करना है. And why it is mandatory onto test as well? Can anyone tell me why it is an important part to do this decomposition on test as well? Prem, Anusha, Saurabh, Anshul, Naveen, why it is mandatory? Same what, Prem? More precise, Prem. Specific. Shape में let's say 500 rows or column. Correct. This is the correct answer, Naveen. So you should have same features. Rows matter नहीं करता. Shape में आपका क्या आता है? Sorry. Shape में आपका क्या आता है? Row given column. Row कितने भी हो, that does not matter. You know what matters is your features. अगर आपके अपने decomposition के बाद आप 5 features पे काम कर रहे हैं ट्रेनिंग पे and testing में आपके still 800 feature है, तो algorithm will be able to map those 800 to 5. इनको मैप कर पाएगा? It will not be able to, क्योंकि उसको ट्रेनिंग मिली है 5 पे एंड टेस्टिंग में उसको कुछ अनसीन मिल गया, क्योंकि ये जो 5 फीचर्स होंगे उसमें आप डिराइव नहीं कर पाओगे. दे आर न्यूली कैलकुलेटेड. तो इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर ट्रेनिंग में डिकम्पोजिशन से आर हैविंग लेट्स से 3 फीचर्स, तो सेम नंबर ऑफ फीचर्स शुड बी देयर इनटू योर टेस्ट एज वेल. तो इट इज इंपॉर्टेंट टू ट्रांसफॉर्म योर टेस्ट डेटा एंड फिट ट्रांसफॉर्म, क्योंकि फिट से आपकी ट्रेनिंग भी होती है. एंड ट्रेनिंग के लिए आई डोंट वांट टू गिव माय टेस्टिंग डेटा टू बी यूज्ड फॉर ट्रेनिंग एंड कैलकुलेशंस. आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कोवेरिएंस मुझे टेस्टिंग पे नहीं कैलकुलेट कराना, इसलिए मैंने सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन किया यूजिंग आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स ऑफ ट्रेनिंग डेटा. ठीक है, ये चीज क्लियर है? ये 2 स्टेप. व्हाई इज इट सो? व्हाई हैव वी डन इट? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है आई वांट टू हैव 3 कंपोनेंट, फिट ट्रांसफॉर्म ट्रेनिंग डेटा पे. दिस इज माय डिकम्पोज्ड डेटा. ठीक है, लेट मी शो यू फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आवर ट्रेनिंग डेटा. ठीक है, एक्सट्रीम टू डॉट हेड 2 फीचर्स. अरे बन गया. ओके ओके, मैंने वहां पे डॉट वैल्यूज लिया हियर अबाउट दिस वन, इसलिए आई एम हैविंग array, so dot values. No worries, we'll see how the features are decomposed. ठीक है, so this comes out to be my row number 1. This comes out to be my row number 1.
0. And you see how many features here? How many features here? More than definitely these 3 features, right? आपके यहाँ पे this is column 1, this is column 2, column 3, column 4, column 5, and so on. So this is your record number 2, this is your record number 1 from here till here. ठीक है? Are you able to map it? All of you? So this is your record number 1, this particular, this one. And इससे नीचे आपका record number 2 है. ठीक है? Okay. Now अभी हमने यहाँ पे बोला है I want to have these, let's say जितने भी मेरे features है, I want them to be decomposed into only 3 features. अभी I can know, you know, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ बोलती हूँ what my first is referring to, let's say data set. So this is alcohol, this is malic acid, this is ash, so and so. ठीक है? Let me just go for the very first. ठीक है? ये मेरे features हो गए. They are the same number of features. I want all these features to be decomposed into 3. ठीक है? I'm executing this cell and let me show you how many we'll have now. You will not be able to map कि कौन सा चीज कहाँ से आई. How many features are we having now? Only just 3. Now can you tell me कि your feature जो आपका, you know, whatever feature is belonging to which one? You cannot map this. You cannot tell this कि इसको calculate करने के लिए कौन सा इनमें से कौन सा feature. You cannot tell this. So क्योंकि as I told backend में आपकी covariance eigen values और eigen vectors calculate होता है. Why? कि 0.92 is getting contributed from which features, or let's say 0.-23 is getting contributed from which features, or this one, this is getting contributed from which features. You cannot identify क्योंकि आपके पास टोटल कितने थे इनिशियली 13 और 60 14 फीचर्स 13 फीचर्स. उन 13 फीचर्स में आपके पास कितने फीचर एंड यू आर हैविंग हाउ मेनी फीचर्स इन द एंड. आपके एंड में कितने फीचर्स आ गए? जस्ट ओनली दिस वन, फीचर नंबर 1, फीचर नंबर 2 एंड फीचर नंबर 3. यू कैन नॉट टेल. तो पीसीए का एक ही शॉर्टकमिंग तो नहीं, लेकिन दिस इज द वे इट इज डिफाइंड कि जो आपके डिकम्पोज्ड फीचर्स होंगे, यू कैन नॉट टेल कि डिकम्पोज फीचर्स में इन्होंने क्या फ्लेवोनॉइड्स को ज्यादा लिया है या मैग्नीशियम को ज्यादा लिया है या इसको ज्यादा लिया है या किसको ज्यादा लिया है. हाउ दे हैव बीन कैलकुलेटेड. दिस इज वन कैलकुलेटेड वैल्यू. कैलकुलेशंस हुई है एंड यूजिंग दोस 13 फीचर्स ये 3 वैल्यू डिकम्पोज होके आई है. ठीक है? दिस इज योर फीचर नंबर 1 क्योंकि हमने यहाँ पे 3 लिया. इफ आई वुड हैव गिवन 4 तो एक और मेरी वैल्यू यहाँ पे जनरेट हो जाती है. ठीक है? तो यू कैन नॉट डीकोड दीज वैल्यूज कि ये कौन सा फीचर है. इज इट ह्यू, इज इट दिस वन और इज इट विच वन? गॉट द पॉइंट? सो योर डिकम्पोज्ड वैल्यूज आर टोटली डिफरेंट. ओके? And you cannot tell this is which column or which how कितना रेशियो लिया है इस डेटा का. बट या डेफिनेटली आई वांट टू नो कि चलो अब 3 फीचर बन गए हैं. आई वांट टू नो कि कितना डेटा हैज बीन कैप्चर्ड. सो एज आई टोल्ड यू, हमने डॉक्यूमेंट में पढ़ा था ना पीसीए में क्या होता है, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस रेशियो हमने यहाँ पढ़ा था, विच विल टेल मी हाउ मच इज द डेटा, कितना कवर हुआ है, कितना लॉस हो रहा है. सो बी कॉलिंग दिस एक्सप्लेन्ड वेरिएंस रेशियो. सो आई एम कॉलिंग इट हियर PCA क्योंकि this is belonging to this particular algorithm. So PCA dot explained variance ratio and I'm just plotting. Let me execute this क्योंकि मेरे पास कितने फीचर हैं? 3. So this is the output of my these 3 components. So which is my PC1 now? Can anyone tell me what is my PC1? From here, your principal component 1 is able to capture 0.42 of your data. Your principal component 2 is capturing only 0.17. Principal component 3 is only capturing what? 0.88. So how much of data is being captured here now? What is the data loss happening? Let's say if you do a calculation part. So 0.42 plus 0.17 plus point, or you can just do in sum. क्योंकि array है, you just do np dot sum. It will give you. So 0.67 data is being captured, right? Huge amount of data loss. Let's say we increase the principal components from 3 to, let's say I'm increasing them to 5. ठीक है? मैंने 5 components किया and let me just print and np dot sum. Why to do a manual task? ठीक है? 81% आपका डेटा. सी
हमने एक दो कंपोनेंट इंक्रीज किया, it has reached to what 81, significant. Still you see, but as the number of components are increasing, your see आपका मैक्सिमम किसने कैप्चर किया प्लीज, आपका मैक्सिमम किसने कैप्चर किया, maximum is being captured by principal component 1 only, right? Maximum is captured here, and then it is decreasing as the components are increasing. So your principal component 1 will always account for the maximum variance कि जो आपका data है, तो it will always, this will be always a principal component 1. Let's say let me increase it to 8 principal components. ठीक है, now I will have 8 features here. Let me put this 8 features आ गई, and now let me put this, so 0.92%. so definitely आप जब भी कंपोनेंट इंक्रीज करोगे, योर अमाउंट ऑफ डेटा लॉस विल रिड्यूस. और वन अदर टेक्निक इज, आप क्या करते हैं, यहाँ पे हम मैनुअली चेक कर रहे हैं. आई कैन से लेट्स से लेट मी टेक दिस ओनली 0.92. ठीक है, लेट्स से मुझे इतना डेटा ही कैप्चर चाहिए, आई डोंट वांट मुझे मैनुअली नहीं डिफाइन करना. आई एम सेइंग कि आई वांट 0.94 ऑफ माय डेटा टू बी कैप्चर्ड. आई एम ओके विद 0.6% लॉस. ठीक है, आई हैव डिफाइंड माय पीसीए. नाउ इट विल ऑटोमेटिकली टेल मी कि कितने कंपोनेंट बन के आएंगे. नाउ इफ आई से इन हियर लेंथ, it has given me how many components, 9, right? If I give 0.9439, so it has itself identified. I don't have to tell ki, let me put this into another cell. अगर मैं यहाँ बताती हूँ, so you see there is a slight 0.08147, slight change in here values, 17649. It came out to be more even. अच्छा, I've given 94 in here. तभी, sorry, I should give the same. Just a minute, मैंने change कर दिया था. Eight components. You see, हमने यहाँ पे जब manually लिया 8 components, it gave me this much of explained data. When I'm giving कि मुझे इतना डेटा कैप्चर चाहिए, it is automatically giving me, I'm just putting in here. इसने मुझे खुद बताया कि 8 components आएंगे, and this will be your component 1, 2, and 3, and this is the PC1, this is PC2, PC3, and so on, right? So you can give either way. आप अपनी value खुद दे सकते हो, how many components you want, or you could say कि I want this much of data to be captured. Let's say if I'm saying here 0.98. Okay, so definitely my components have been increased to 12. And when I'm saying this in here, see definitely आपके component increase हो रहे, data spread is decreasing, but yeah, जितना आपने बोला था data is being captured. So you can use either way. Either you can go for a manual part like this, tweak the values, or you can initially specify, I want to have this much of data being captured. Clear है how PCA is defined and how this is your principal component 1, this is a principal component 2, and let's say if I print the, ये आपकी क्या है component, these are your principal component, don't get confused. ठीक है, ये आपके प्रिंसिपल कंपोनेंट्स है, ये आपका एक्सप्लेन्ड वेरिएंस है. Okay. Oh, I put it at the wrong place actually. And let's say if you just want to, now this is your feature. This is your feature. इसमें you are having, this comes out to be a feature 1, feature 2, feature 3, and so on. Are you able to, ये see, हमें कुछ नहीं calculate करना, we just imported the algorithm and we are able to decompose. Did you get this? What is happening here into these 3 cells? Everyone? If we put n components is equals to maximum total number of columns, then why then what is the use of using PCA? Can we correlate the feature names? Let me say put it in here. फिर we will still be not able to. We still be not able to क्योंकि आपकी values transform होती है इसमें.
how many features we having? 13. Let me put it in here. You see, आपकी values transform हुई है. 0.39 is 0.92. Last is 0.16 your value because आपका covariance, eigen values, eigen vectors, lot of statistical things. क्योंकि eigen value, eigen vector खुद में इतना बड़ा topic है उनको calculate करने का. तो they are transformed values, decomposed values. ठीक है? So with 90%, I'm having 7 features, and they will be, these are the explained variance ratio. Okay. So now the latest shape is in here. You have already seen we are having 7 features, and आपके सी record same रहेंगे. Your number of record did not change. Feet आपका, because components are calculated with data points, not with single features. Yes. कंपोनेंट में आपका एक कंपोनेंट को कैलकुलेट करने के लिए ये सभी चीजें, यू नो, वन कंप्लीट डेटा पॉइंट इज टेकन इनटू कंसीडरेशन. उसका स्प्रेड, उसका यू नो मैग्नीट्यूड, वेरिएंस, एवरीथिंग इज टेकन इनटू कंसीडरेशन. तभी यू कैन नॉट नो डिकोड देम बैक टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू, और यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि कितना किसका कंट्रीब्यूशन है. Clear? Okay. Now see the number of rows are still the same. आपके rows change नहीं हुए, आपके column have been certainly decomposed, but number of rows are as it is. तो आपका PC सिर्फ किस पे implement होगा? PC आपका सिर्फ dimensionality reduce करेगा, आपके data की length को change नहीं करेगा. ठीक है? So it is only for features. Now this is the graph key, and this is called a scree plot. So if you although see it is only for visualizing them. अगर आपने ये explained variance को visualize करना है, you can use this graph, but you know आपको values यहाँ से भी मिल गई है. So if you want to visualize, and these values are in the scale of what? 0 से लेके 1. So इनको graph में बनाएंगे तो आपका graph will be very tiny. तो इसलिए आप taken the function PC explained variance ratio 100 से multiply किया and limited till 2 decimal places NP dot round. ठीक है? तो मैंने इसको किस में कैप्चर किया? इनको 100 के स्केल पे किया, you know, 42, 17, 0.8, 0.7, and got this what is happening here? Just to show it onto the graph. क्योंकि अगर ग्राफ में if I don't multiply with 100 तो आपका जो ग्राफ है ना 0 से लेके 1 इतनी रेंज में आपके ग्राफ बनेंगे, and that will be very hard to monitor, right? So इसलिए आप converted them to the scale of 0 and 100 here using NP dot round C, simple round function. किसको राउंड ऑफ करना है? इसको राउंड ऑफ करना है. कितने तक राउंड ऑफ करना है? 2 decimal places. Yes, the values are just enlarged for better understanding and visibility. यहाँ पे आपका 0.42 will having a small mapping compared to 42. आपकी values change नहीं किए हैं, बस 0 से लेके 100 के स्केल पे लेके आ गए उनको. Okay. So this is, I want to columns in here. We are using this columns code to just have X label. तो ये आपका matplotlib है, plt.bar graph, and you see this 0 is referring to this position. So 0 x axis पे मुझे ये graph कहाँ चाहिए? So this is 0, this is 1, this is 2. X axis पे जो values होती है ना, this is referring to the same 4, 5 and 6. अब मैंने कहाँ पे बोला है where I want my graph? So पहला principal component to come at 0, second component to come at second, third component to come at 4, and the fourth to be coming at 6. तभी जो यहाँ पे है ना 6 is principal component is at index number 6. Principal component is index number 0. So don't get confused why this particular, what are these referring to? तो ये just to specify कि आपका जो component है वो कहाँ बन के आएगा, मतलब display के लिए, nothing else. Okay, so this is your 6th place, this is your 4th place, this is your 2nd place, and this is your 0 place.
अगर आप इनको चेंज कर देते हो, let's say if I just put 2 into, यहाँ पे 2 की जगह I'm coming with 1, तो this should be much closer. Shape is mismatching. क्यों? Okay, we have changed the number of components because now we are having how many components in here? 7. So let me move back to this only. Otherwise I would have to change, but you can change it. Yeah. Okay. So here 4 component. अगर 7 थे, if you want to go with 7, तो आप यहाँ पे PC 4, 5, 6 and so on increase करोगे here. You see पहले कहाँ पे था? I've changed from 2 to 1, so this has shifted more towards 1. You see, if I give it as 0.5, it will be much more closer to PC1. So this is by this I'm only telling कि जो graph है, you see overlap हो गया. So it is only telling me कि मुझे अब ये जो ग्राफ है, ये जो PC1 है, PC2 है, इसके रिस्पेक्टिव जो वैल्यूज आएंगी, ये मुझे कहाँ दिखानी है. Got this? What these these list values are referring to? They're referring to x values. You have to separate. ठीक है? And ये जो आपका height पैरामीटर है, this is controlling this height. And मुझे height कितनी चाहिए? I want to have height as per the respective component. तो परसेंट वेरिएंस जो मेरा यहाँ से जनरेट हुआ है, आई एम यूजिंग दिस इन हियर. ठीक है, आई एम यूजिंग द सेम थिंग इन हियर. टिक लेबल पे मुझे क्या चाहिए? दैट दे आर टिक लेबल्स. मुझे क्या चाहिए? कंपोनेंट्स के नाम. ओके, सो दैट्स आई गॉट एन PC1, PC2, PC3. ये आपके लेबल्स हैं एंड सो ऑन. दिस इज योर ग्राफ. दिस इज ओनली टेलिंग कि आपका जो ग्राफ कहाँ बनेगा, अलाइनमेंट. एंड वाई एक्सिस पे ये गेटिंग द वैल्यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फंक्शन. ओके, जो हमने यहाँ पे ये सारा राउंड ऑफ किया है. Is this clear to everyone? What is happening onto this? So this is just visualization of your eigen जो आपका explained variance ratio है, इनका visualization है. That's it. This is 0.42. You see on the graph, it is much closer to 0.42 only. ज़्यादा नहीं है, right? ठीक है. So this is all about your PCA. You have gotten the new features. These are your new features. This is your new train feature. This is your new test feature. So now you'll be calling what? You'll be calling your algorithm. You'll be fitting what? Will you be fitting your regular one or the decomposed one in here? We'll be giving the decomposed data. ठीक है, जो हमने rescale, जो हमने feature decompose करके PCA से implement किया, we'll be giving that. Y will be as it is. You will do the training part in here, and you will do the prediction onto the decomposed test. Okay, so here logistic regression, and if you just cross check the shape in here, ये आपका decomposed है. Dot shape, it is having those 4 features. Similarly, you do it for this one. This is your same 4 features. ठीक है, तो you'll be keeping y as it is, but yeah, training के लिए you'll be using decomposed data. ठीक है, you can do the prediction part in here, and classification report you can print all you have to do. Okay, this is your prediction for 13 features. This does not make any point in here. Yeah, you can have a classification report. So that's it. Are you clear with PCA now, everyone? What is happening into the backend? Everyone clear? End-to-end implementation? Okay. Just go through for a minute. अगर किसी को कोई doubt है तो please ask me. Should we use PCA? No. See, people don't use even. बहुत कम लोग PCA use करते हैं because there is no point of क्योंकि सारा data cleaning, सारा feature treatment, outlier सब हो गया है. Then why would we use PCA onto numerical data? It's better to take regular features and go. But still, if you feel otherwise it is not generally used, because at the end of the day you are not able to get the real values as well. They are all and there is also some certain data loss happening. So it is a technique people use if you want to, but not generally. But yeah, scaling puts
good, good significant change. Also, let me tell you, have I told you class imbalance? Have I told you class imbalance? We will not be able to give any suggestions for improvement. Yes. Accuracy plus फीचर इंजीनियरिंग वो आपने पहले ही करनी पड़ेगी. तो जो भी फीचर आया वो you will not be able to get that. Plus if you are implementing random forest feature selection के लिए you will not be able to get to know कौन सा feature is highly वो जो हम we saw that feature importance function in random forest which will tell कि ये feature का important है, ये feature कितना important है, वो चीज़ भी आप नहीं कर सकते. So yeah, that's why not generally used, but you should know how it works. You didn't start. Okay. So half an hour ho jayega class imbalance. So what do you mean by class imbalance, everyone? What is class imbalance problem? Till the time I'm making thoda sa graph required hoga, not that much. Voice is too low. Is it for everyone my voice is too low? Is my voice too low? ये तब से वॉइस टू लो में आप सुन रहे हैं. ओके आप पहले बताते तब से आई वर एडजस्टिंग इनटू द सेम. ओके ओके व्हाट इज क्लास इम्बैलेंस प्रॉब्लम? Okay. Okay, what is class imbalance problem, everyone? The target class is not balanced if it is dominated by one class more. Is everyone having the same understanding as Anusha? Let's say like in car default, yes. Okay. Just a minute now. Just a minute. It will help you to understand the concept. Let's say 61 in here. Oops. Okay, let's say this is 50. 48. Let's say this is okay. One more thing in here. Add on नहीं करना पड़ेगा just. This is one cluster. Then after that, let's say this comes out to be my second cluster. Let me put them together. After that, this comes out to be my third cluster. Okay. And after that, let's say this is my fourth cluster. Okay. Now these are your data points. Okay, so we're dealing with class imbalance. Class imbalance में क्या होता है when you have two target classes and उसमें there is a huge imbalance. One class is having, let's say,
लेट्स से टोटल ऑफ 100 आपके पास इंस्टांसेस हैं रिकॉर्ड, आउट ऑफ दैट 80 में क्लास आपके 80 इंस्टांसेस बिलोंग टू क्लास ए एंड 20 इंस्टांसेस बिलोंग टू क्लास बी, तो देयर इज अ क्लास imbalance problem, or let's say it could be 90 or 10. So how do we deal this? How, and this is happening, this happens into heuristic data, so how do we deal with such kind of problem? And this is with happening अगर आपके पास फीचर्स है उसके रिस्पेक्टिव यू विल हैव अ y एज वेल, तो ऐसा तो नहीं होगा क्लास imbalance सिर्फ y में होगी, दोनों में अगर y में रिकॉर्ड नहीं है तो मतलब x का वो कंप्लीट रिकॉर्ड ही मिसिंग है, राइट? सो लेट्स से मैंने यहाँ पे सिर्फ एक फीचर का एग्जांपल लिया है, द फीचर लेट्स से दिस इज सम ABC फीचर, कुछ भी नाम ले लीजिए, आई एम एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट दैट्स इट, अज्यूमिंग दिस इज सम फीचर, मेरे पास क्लास imbalance है and let's say this is I'm talking about class 20 now, this is class B, इसमें आपकी वैल्यूज हाईली इम्बैलेंस्ड है, मुझे इनको नो सेम स्केल पे लेके आना है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज माय x डेटा हियर, दिस इज माय फीचर डेटा, ओके, दिस इज माय फीचर डेटा, don't get confused with your this one y, this is your feature data, I need it, okay, just this one. So what this will do is in here, आपका फीचर, एक फीचर ये है, आपका एक रिकॉर्ड ये है, आपका सेकेंड रिकॉर्ड ये है, थर्ड रिकॉर्ड ये, so how many features you are having? So what it will do, it will try to generate artificial data points. Let's say this was your record number A, this was your record number B, this was your record number C, this was your record number D and record number E, ठीक है? तो पहले क्या करेगा, it will try to generate artificial data points basis on nearest neighbors. Nearest neighbors क्यों? क्योंकि let's say this is your neighbor A and this is your neighbor B or neighbor E, they are close to each other. What it will do, it will try to find out the distance between them. इनके बीच का distance निकालेगा, 9 and 5 closer to each other, same proximity, तो इनका close distance निकालेगा and it will pick a random value. What it will do, it will try to find out the distance between the nearest data points. Distance निकालेगा, कोई भी एक random value उठाएगा, let's say a random value between 0 to 1 will be taken up, ठीक है, and it will be multiplied with this one. इनके बीच का distance निकालेगा and that distance will be, from that distance, let's say यहाँ पे हमारा distance क्या है 4. From the value of 0 to, from this value of 4, it will pick any random value from 0 to 1 and it will multiply with 4. Let's say हमारी value आई 0.2, ठीक है, तो it will multiply this random value of 2 with this 4. So this will come out to be what? No, not with this one actually. Oh, just a minute. Something wrong. I'm missing something here. It will not come as 0.8 in here. Not this concept in here. What it will do, it will take the distance, जो आपके nearest data points will be always there. जो nearest data points है, it will calculate the distance between all these data points. क्योंकि इसने artificial data generate करना है, तो it has to be into the same range. तो what it will do, it will ये find out, इनका distance निकालेगा. Basis on that distance, basis on these values, आपका distance यहाँ पे 4 है, so within this range it will put up any value, आपका कोई भी random data point यहाँ पे choose कर लेगा which will lie between this 9 and 5. So आपकी range क्या है यहाँ पे, आपकी 4 value, that is the difference is 4 in here. तो from 0 to 4 it will put up any value into this range, ठीक है. let's say अगर आपका यहाँ पे this is your another cluster, let's say आपका value यहाँ पे generate करनी है, it will try to find out the distance between them, ठीक है. तो आपकी मिनिमम वैल्यू इस रेंज में कितनी है 400. सो आपका डिस्टेंस क्या आ गया यहाँ पे बिटवीन दीज डेटा पॉइंट्स 200. सो ये क्या करेगा, इट विल रैंडमली जनरेट और रैंडमली सिलेक्ट एनी डेटा पॉइंट विद इन दिस रेंज. जो आपका 200 वैल्यू डिफरेंस जनरेट हुआ है, एंड नॉट जस्ट ओनली वन डेटा पॉइंट, आपका ये डेटा पॉइंट हर किसी के साथ जनरेट होगा. सो ये डिफरेंस विद ऑल द डेटा पॉइंट्स विल बी कैलकुलेटेड गिवन वो सब
सेम रेंज में होने चाहिए। आपका डिस्टेंस निकल के आएगा एंड देन बेसिस ऑन दैट डिस्टेंस अ न्यू वैल्यू इज जनरेटेड इनटू दैट क्लस्टर। ठीक है, लेट्स से आपका वैल्यू यहाँ पे 4 की जगह लेट्स से यहाँ पे 3 हैज बीन जनरेटेड, यहाँ पे 200 की जगह लेट्स से न्यू डेटा पॉइंट वाज चोजन इनटू दिस रेंज एंड लेट्स से दैट न्यू डेटा पॉइंट कम्स आउट टू बी लेट्स से समथिंग अराउंड 400 और 600 XYZ आपका कोई भी डेटा पॉइंट जनरेट हुआ। Similarly, all the first thing to be taken into consideration is nearest neighbor. Agar it will go for 50 and it will try to find out the difference between 50 and 600, the distance will be very huge. ठीक है, तो आपका रेंज बहुत ज्यादा हो गया है, तो उस केस में it always go for the nearest neighbor so that the range is constrained. अब क्योंकि आपका क्या जनरेट कर रहे हो, end of the day we are generating artificial data points. तो आर्टिफिशियल डेटा पॉइंट जनरेट करने के लिए इट विल लुक फॉर द नियरेस्ट नेबर्स सो दैट उनका डिस्टेंस ज्यादा ना हो एंड इट विल पिक अ रैंडम वैल्यू फ्रॉम दिस डिस्टेंस। आपका कोई भी एक रैंडम वैल्यू उसी रेंज में, क्योंकि इस देन इट विल लाई नियर बाय हियर ओनली, तो दिस डेटा पॉइंट विल नॉट कम आउट टू बी दिस वन। let's say this is the number of transactions done in month of January, number of transactions done in month of January. तो क्लस्टरिंग में हमने क्या देखा था, सिमिलर बिहेवियर के क्लस्टर्स आसपास लाई करते हैं। तो अगर मुझे कोई नया डेटा पॉइंट जनरेट करना है यहाँ पे एंड आई एम टेकिंग देम इनटू कंसिडरेशन, तो दिस शुड आल्सो हैव द सेम बिहेवियर। तो इसलिए इट विल पिक अप एनी वैल्यू बिटवीन इनटू दिस रेंज, इनका डिफरेंस निकालेगा, कोई एक रैंडम वैल्यू generate करेगा using numpy functions, random function. It will generate a random value into this difference, जो इनका difference आएगा, it will generate a random value and then this comes out to be your artificial data. तो ऐसे respectively जितने भी आपके data points होंगे with respect to every distance given into the same cluster nearest neighbor, it will generate a artificial data by calculating the distance between them and then a random value will be chosen from that distance. So this is how your new artificial data points are created when you use imbalance algorithm. Did you understand this thing? इसको बोलते हैं SMOT. This algorithm is called as SMOT. Next class में we'll be having a Python implementation of this SMOT. So this is a class imbalance. ये क्या करेगा, अब हमने किस पे काम किया, 20 वाले डेटा पॉइंट्स पे. It will, इसमें दो चीज कर सकते हैं. I can specify the ratio कि let's say 80 है, 80 is my 100%. मुझे बैलेंस आउट करना है till 60. तो I will say 0.60. I will specify the ratio. 60% of 80 होगा, that many data points, let's say, or let's say 50% in here. तो if I'm saying मुझे रेशियो चाहिए कि मुझे 50%, I want my ratio for balancing out to be 0.50. तो 20 के आपके डेटा पॉइंट कितने जनरेट हो जाएंगे, 40. ठीक है, क्योंकि आपने बोल दिया रेशियो 50% डेटा जनरेट होना चाहिए गिवन द हायर क्लास. अगर हायर क्लास की 80 इंस्टांसेस हैं तो आपके जो लोअर क्लास है एंड यू आर गिवन द रेशियो इज 50.5, तो इसका 50%, तो 40 डेटा पॉइंट्स आपका इन टोटल जनरेट हो जाएगा. 20 वर देयर, 20 will be generated and you will have in total 40 data points. तो आपका क्लास बैलेंस क्या हो गया, 1:2, आपका 100 है, ये 50 हो गया. इफ यू से 0.33, तो 33% ऑफ योर हायर क्लास वैल्यू कैलकुलेट होगी एंड दैट मेनी डेटा पॉइंट्स विल बी जनरेटेड कि एग्रीगेट करके इस 0.33 के इक्विवेलेंट बने. We'll see this implementation when we come into the next class. But yeah, this is the working behind. It will go for the nearest neighbors. Nearest neighbors के basis पे Euclidean distance निकालेगा backend में. उस distance में कोई भी random data point उठाएगा and that will be generated as your new data point. Okay. आप इस पे have a more in detail read on do, or you will find multiple आपको बहुत resources मिल जाएंगे online पढ़ने के लिए. So just go through the resources and we'll see the implementation into the coming class. ठीक है, कल. Do you have any questions to ask? Everyone? Okay.
ठीक है, so thank you everyone. So we'll see you tomorrow. बाकी yeah, Python code के लिए we don't have that much of time कि we can start the coding part. If you have any queries to ask, you can ask me. Otherwise, print classification report, X test. No, no? This is not the right thing, Anusha. Classification report में what do you need is you need to have predicted, that is y pred, and sorry, and the true part. You need to have these two things. और आपको कोई भी confusion हो ना, go to the documentation always. Classification report sklearn. So you will be directed to this one and you just get to know why true. मैंने भी उल्टा बोला, पहले true आएगा फिर pred आएगा. So you will be giving your y test here. जो आपने x test दिया है यहाँ पे, you will be giving y test, and the second part is correct. So आप classify dot predicted करें, that is correct, but x test की जगह give y because y is needed. Okay. Okay, then thank you so much, everyone. Have a good day and see you tomorrow, everyone. Okay. Thank you. Thank you.